इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2018 जिसकी परीक्षा 18 नवंबर 2018 को संपन्न हुई थी उस प्रश्न पत्र का बाल विकास एवं शिक्षण विधि टॉपिक को देखने जा रहे हैं। इससे कुल 30 अंक के प्रश्न इसमें पूछे गए थे और सभी 30 प्रश्नों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आप यूपी टेट 2011 से लेकर के अब तक जितनी बार परीक्षाएं हुई हैं उन सबका कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं और साथ ही सुपर टेट की परीक्षाओं का जो पहले हो चुकी हैं उनका कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, पहला ऑप्शन दिया गया है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। तीसरा, संज्ञानात्मक संकार्य है। और चौथा, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर के अनुसार सीखना क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक संकार्य है। क्यों? क्योंकि कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि और सूझ को अधिगम का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया था और ये संज्ञानात्मक संकार्य की तरफ इशारा कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक संकार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। देखिए, जब भी कोई बालक नई भाषा सीखता है तो सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे वर्ण या फिर अक्षर कहा जाता है, तो सबसे पहले विद्यालय में उसको अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है और जब वो अक्षर सीख जाता है तो धीरे धीरे उस कई अक्षरों को मिला करके शब्दों का निर्माण करना बताया जाता है। यानी कि जब भी नई भाषा सीखेगा तो हमेशा अक्षर और शब्द से ही प्रारंभ करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी का मतलब ही होता है कि सभी को समावेश करना, यानी कि बालक सामान्य है या फिर विशिष्ट है, सबको एक साथ लेकर के कक्षा में पढ़ाना ही समावेशी कक्षा का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 सामान्य और विशिष्ट छात्र इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है निरस्ता संबंधी दोष, तो यहाँ पर गणित विषय की बात की गई है विशेष रूप से। तो निरस्ता जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गणित में ही हो सकता है कि कोई बालक इतिहास में निरस्ता महसूस कर रहा हो, यानी कि उसका मन ना लग रहा हो इतिहास विषय को पढ़ने के संदर्भ में, तो निरस्ता ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ गणित में होती है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन पहला नहीं हो सकता। दूसरा देखिए पठन दोष, पठन दोष मतलब कि कोई भी लेख है उसको पढ़ने में उसको अक्षमता महसूस हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गणित में ही हो। तीसरा देखिए गणना दोष, गणना दोष जो होता है वो सिर्फ गणित में होता है क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें गणना जैसे संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। तो ये उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के पद को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, समावेशी कक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया गया क्षमता निर्माण का अभाव, जो कि गलत है क्योंकि हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर्स की तरफ चलना है। यहाँ पर अभाव का मतलब निगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, जब भी समावेशी कक्षा की बात होती है तो उसमें समाज के सभी लोगों को इंक्लूड किया जाता है ताकि वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाए, जिसमें अभिभावकों को भी शामिल किया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या बोला है कि अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा अलगाव, अलगाव भी गलत है क्योंकि ये भी एक निगेटिव उत्तर की तरफ इशारा कर रहा है। चौथा देखिए संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा वो संवेदनशील होगा सभी बच्चों के प्रति। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को समझने में अक्षम है या फिर कोई भी शारीरिक अक्षमता है तो वो उसके प्रति भी संवेदनशील होगा और उनको भी साथ लेकर के चलेगा पूरी कक्षा के साथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5वें का, समावेशी कक्षा की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 संवेदनशीलता इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूँगा कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ शब्द गलत प्रिंट हुए होंगे, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको चीज़ों को स्पष्ट कराने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। पहला है व्यवहारात्मक, दूसरा है दैहिक, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है संवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेदी, क्योंकि संवेदी संवेग का तत्व नहीं होता है। संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक स्तर पर। यानी कि कोई भी जब संवेग होगा तो उसके शारीरिक जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा और मानसिक रूप से भी उसमें कुछ अद्वैलित चीज़ें चलती रहती हैं। और जैसे कि देख लीजिए अगर शारीरिक परिवर्तन की बात की जाए तो हो सकता है कि उसका सांस लेने की क्रिया तेज हो जाए, उसके बाद से
रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आवाज़ में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि बच्चा डरा होता है तो उसकी आवाज़ हकलाने लगती है, तो ये कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और इसी प्रकार से अंग संचालन की गति में भी परिवर्तन हो सकता है। जबकि मानसिक स्तर पर जो परिवर्तन की अगर बात की जाए तो विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है और या फिर लुप्त प्राय बिल्कुल हो जाती है। तो इसी वजह से जो संवेदी क्रियाएं पर संवेग का कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 संवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम अगर बात किया जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, सबसे पहले बच्चे को ज्ञान होगा, उसके बाद उसको अवबोध होता है, उसके बाद से वह उसका प्रयोग करेगा, उसके बाद से विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा और अंतिम में मूल्यांकन होता है। और ये किसके अनुसार है? ये बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य, दूसरा भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य और तीसरा मनोगत्यात्मक क्षेत्र का उद्देश्य। ठीक है, और इसी में ब्लूम ने सन 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को फिर से 6 भागों में बांटा था और यही 6 भाग जो आप ऑप्शंस में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं होता है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले बच्चे को ज्ञान होता है, फिर वो अवबोध करता है, फिर उसका प्रयोग करता है, फिर विश्लेषण करता है, फिर संश्लेषण करता है और अंतिम में उसका मूल्यांकन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वेच्छाचारी, उसके बाद से जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचना देने वाला। तो यहाँ पर देखिए जनतांत्रिक, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न में आपसे नहीं की बात की गई है, क्योंकि जब भी कक्षा में शिक्षक पढ़ाएगा तो उसको जनतांत्रिक होना पड़ेगा, यानी कि लोकतंत्र के हिसाब से सबको बराबर मौके देने होंगे उभरने के लिए या फिर प्रश्न पूछने के लिए। शिक्षक को छात्र के प्रति हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए। और अगला है वांछनीय सूचना देने वाला। तो शिक्षक का यही कार्य है कि जो सूचना वांछनीय है वो बच्चों को दे। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं 2 से लेकर के 4 तक। लेकिन जो स्वेच्छाचारी है, यानी कि खुद से इच्छा करके पढ़ाने वाला, तो ये शिक्षक की गुण नहीं है, शिक्षण व्यवस्था का ये गुण नहीं है कि जो उसका मन करेगा वो पढ़ाएगा। क्योंकि आज 21वीं सदी में बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है, जिसमें बालक को केंद्र में रख करके बच्चों को उसके अनुसार पढ़ाना होता है, ना कि शिक्षक अपनी इच्छा से पढ़ाएगा। तो यहाँ पर 8वें का ऑप्शन नंबर 1 स्वेच्छाचारी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा था कि विशेषता नहीं है अच्छे शिक्षण की। तो स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। 8वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, दूसरा है मास्लो, तीसरा है हर्जबर्ग और चौथा है स्किनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम के द्वारा ही अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। दोस्तों यहाँ पर घटिया नहीं बल्कि गति होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रेखीय अभिकरण, तीसरा है शाखीय अभिकरण और चौथा है तैयारी और अर्जन। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। क्योंकि कौशल को हमेशा आप बिल्कुल परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता, यानी कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि आप उसको अचीव कर लिए। अगर गति की बात की जाए तो आप किसी पथ पर गति कर रहे हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। यानी कि कौशल को हमेशा परफेक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको अर्जित किया जा सकता है, जो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? देखिए आप लोगों ने बहुत सारे शिक्षण के सूत्र पढ़े होंगे, उनमें से कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला सरल से कठिन की ओर, दूसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा दृश्य से अदृश्य की ओर और चौथा निगमन से आगमन की ओर। तो पहले से तीसरे तक सभी आपने शिक्षण सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन जो दिया गया निगमन से आगमन की ओर, ये कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं होता है। प्रश्न में आपसे नहीं की बात की गई थी, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 निगमन से आगमन की ओर सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना बनाना और चौथा है प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहला जो ऑप्शन, जो सबसे पहला प्रथम पद होता है वो होता है योजना बनाना। क्योंकि सबसे पहले बालक पाठ योजना बनाता है, उसके बाद से पाठ योजना के अनुसार शिक्षण करता है। शिक्षण करने के बाद से जो भी छात्र होंगे उनसे प्रतिपुष्टि लेता है, और उसके बाद से प्रतिपुष्टि लेने के बाद से अगर उसको बच्चों से उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, मतलब जो कुछ भी उसने पढ़ा है बच्चे उसे संतुष्ट नहीं है, तो फिर से वो पुनः नियोजन करेगा, यानी कि फिर से
पाठ्य योजना में कुछ बदलाव करेगा और फिर से शिक्षण करेगा और फिर से प्रतिपुष्टि लेगा और यही क्रम चलता रहता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि उसने पाठ्य योजना बनाया, यानी कि योजना बनाया। इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर 3 योजना बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला पृथक्करण, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा तुलना करना और चौथा अन्वेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण, क्योंकि बोध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण और चौथा वर्णन या फिर अभिव्यक्तिकरण। यानी कि जब भी कोई बोध होता है तो सबसे पहले अन्वेषण यानी कि उसकी खोज की जाती है, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद से आत्मीकरण यानी कि जो भी बालक होगा वो उसको आत्मसात करेगा यानी उसको ग्रहण करेगा, और अंतिम में क्या होता है वर्णन या फिर अभिव्यक्तिकरण, यानी कि जब वो खुद सीख जाएगा तो उसको अभिव्यक्त करेगा दूसरों से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्वेषण सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, जब खंड संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बड़े स्तर पर हो। दूसरा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। और तीसरा, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में ये बात की जा रही है कि जो केंद्र सरकार है एक तरीके से उसके तरफ आप इशारा करिए, केंद्र सरकार की बड़े स्तर पर भागीदारी हो तभी शिक्षा को प्रभावी रूप से विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। जाहिर सी बात है जब बच्चे का स्कूल किसी गांव में है तो वहां का स्थानीय शिक्षक होगा तभी उनकी ज़रूरतों को और उनकी भाषा के ज़रूरत को समझ पाएगा और उनके लोकल लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज में उनको शिक्षा दे पाएगा। क्योंकि अगर पिछड़े गांव की भाषा की अगर बात की जाए तो अगर भोजपुरी वहां पर है और कोई दिल्ली वाला बंदा वहां पर जाकर शिक्षक बन जाता है जिसको भोजपुरी नहीं बोलने आता है तो जाहिर सी बात है वहां पर समस्याएं आएंगी। तो इस वजह से स्थानीय संदर्भ के व्यक्ति का उपलब्ध होना भी जरूरी होता है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ये भी बहुत जरूरी है। टीएलएम जैसे उपकरण बनाने के लिए उसके पास संसाधन होंगे तभी वो टीएलएम या फिर अन्य संसाधनों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को और अच्छी तरीके से कर सकता है। तो यानी तीनों ऑप्शन सही हैं इसके शिक्षा के विकेंद्रीकरण करने के लिए। तो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका चौथा उत्तर 1, 2 और 3 तीनों सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। एक छात्र पढ़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? मतलब कैसे वो प्रकट करेगा कि उसने सुन लिया। पहला देखिए दृष्टि संवेदना के द्वारा, दूसरा स्पर्श संवेदना के द्वारा, तीसरा ध्वनि संवेदना के द्वारा और चौथा प्रत्यक्षणा संवेदना के द्वारा। तो जाहिर सी बात है जब उसको कोई बुलाएगा तो वो ध्वनि यानी सुनकर ही तो संवेदना प्रकट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी संवेदना ध्वनि संवेदना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो देखिए पाक संक्रियात्मक की अवधि जो होती है वह 2 से 7 साल मानी गई है पियाजे के अनुसार। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 वर्गों में बांटा था। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था जो कि 0 से 2 साल तक होती है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 साल तक होती है। और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 साल से 15 साल तक या फिर 16 साल तक मानी जाती है। प्रश्न में आपसे किसके बारे में बात की गई है? पाक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद की बाल्यावस्था मतलब क्या हो गया कि ये उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, तीसरा बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और चौथा है काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भविष्य की योजना की सूझ, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है कि अपने भविष्य को लेकर के वो अभी से चिंतन कर सके। तो भविष्य के प्रति अभी उसकी सूझबूझ उत्पन्न नहीं हुई रहती है। बाकी अन्य जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि बच्चे तर्क भी करने लगते हैं और जो काल्पनिक कल्पना की दुनिया में वो खोए रहते थे वो भी अब उनका धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और वो कल्पनाओं की भयों को अंत करते हुए उससे बाहर निकल जाते हैं और वैज्ञानिक तौर पर वो सोचना भी शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं की बात की गई थी और उत्तर बाल्यावस्था में बालक इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतन कर सके। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है?
पहला है पावलोव, दूसरा है बिने, तीसरा है चोम्स्की और चौथा है मास्लो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चोम्स्की। इन्हीं के द्वारा भाषा विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था। तो 19वें का ऑप्शन नंबर 3 चोम्स्की इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो किस शीर्षक के नाम से दिया है, इस टाइप से पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो देखिए, गिरोह अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु वर्ष को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है, एज रेंज जो दिया गया है, उसमें सबसे सटीक ऑप्शन नंबर 3 8 से 10 वर्ष वाला सही लग रहा है, क्योंकि ये 6 से 12 के अंतर्गत ही आ रहा है, बाकी सब इससे बाहर जा रहे हैं। तो यही उत्तर सही हो जाएगा कि गिरोह अवस्था की आयु वर्ग क्या हो जाएगी, 8 से 10 वर्ष। और ये किससे संबंधित है? तो ये समाजीकरण से संबंधित है, क्योंकि जब बच्चे गिरोह में रहना पसंद करते हैं तो उनका समाजीकरण होता है, समाज से वो अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो 21वें का ऑप्शन नंबर 3 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रिया अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रिया अवस्था और चौथा संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो देखिए, गामक अवस्था जो है वो पहली अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद से दूसरी अवस्था होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरा अवस्था होता है। और तीसरा अवस्था क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब बच्चे वस्तुओं को मूर्त रूप में देख करके उसके बारे में सोच विचार करने शुरू कर देते हैं इस तीसरी अवस्था में। तो तीसरा अवस्था कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसकी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए, अधिगम की इच्छा ये शामिल है, क्योंकि बच्चा जब इच्छा लेगा तभी वो सीख पाएगा। दूसरा है प्रेरणा, ये भी शामिल होती है, क्योंकि बच्चे जब प्रेरित होंगे तभी वो सीखेंगे। ठीक है, तीसरा दिया गया है रुचि, ये भी इच्छा होगी यानी वह रुचि लेगा तभी वो सीख पाएगा। और चौथा है विषय वस्तु का स्वरूप, ये अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारण नहीं माना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने के लिए मनोवैज्ञानिक कारण में शामिल नहीं है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है सहायता परक व्यवहार, दूसरा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा है मूल प्रवृत्ति, चौथा है आक्रामकता की अवस्था। सामाजिक मूल मतलब कि जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया गया सहायता परक व्यवहार, यानी कि दूसरों की सहायता आप करेंगे तो वो सामाजिक मूल्य है, क्योंकि समाज इसको एक्सेप्ट करता है कि आप सभी लोगों की सहायता करें। आप सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों की सहायता करके ही आप समाज में अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। बाकी जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो सभी सामाजिक रूप से एक्सेप्ट किए गए मूल्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सहायता परक व्यवहार। 25वां प्रश्न है, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पहला स्वतः शोध, दूसरा एल्गोरिथम, तीसरा है मानसिक वृत्ति और चौथा है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वतः शोध। 26वां प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला स्किनर, दूसरा रॉस, तीसरा एबिंगहॉस और चौथा है एम.एल. बिग्गी। इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी ऑप्शंस गलत हैं। इसका सही उत्तर है गेट्स व अन्य ने अधिगम के वक्र की ये परिभाषा दी थी। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए थे वो गलत थे और पीएनपी ने इसके लिए सभी को कॉमन अंक दिए थे। ये पीएनपी के द्वारा प्रश्न गलत रूप से पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेट्स व अन्य। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, पहला है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है तत्परता का नियम। यहाँ पर प्रमुख रूप से अधिगम नियमों की बात की गई है, तो इसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों प्रमुख अधिगम नियम हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया गया साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये कोई भी अधिगम का नियम प्राथमिक रूप से थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं की बात की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा व्यवहार, तीसरा चिंतन, चौथा अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार पर, क्योंकि अस्वाभाविक जो उद्दीपक होते हैं
और स्वाभाविक उद्दीपक जो होते हैं, अगर अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब घंटी बजाया जा रहा था और कुत्ते को खाना दिया जा रहा था, सबसे पहले कुत्ते को खाना दिया जा रहा था और कुछ देर बाद घंटी बजाने के साथ खाना दिया जा रहा था और कुछ समय बाद जब केवल घंटी बजाई जा रही थी तब उसके मुंह में लार आ जा रहा था। यानी कि जो घंटी बजाना है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है और जो खाना देना था वो स्वाभाविक उद्दीपक था। तो पहले खाना दे करके कुत्ते के मुंह में लार आ रहा था, लेकिन बाद में अस्वाभाविक यानी सिर्फ घंटी बजाने से उसके मुंह में लार आने लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके व्यवहार को अनुकूलित किया गया था। और यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा प्राचीन अनुबंधन और चौथा चिन्ह अनुबंधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नैमित्तिक अनुबंधन सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्या आप समझ सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि आज आपने कितना अधिगम किया है, इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कि अवलोकन नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन को ही स्थायी रूप से अधिगम कहा जाता है। तीसरा दिया गया है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा है अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, क्योंकि आपका कुछ लक्ष्य होता है सीखने के लिए और उसी को सीखने के लिए अधिगम आप करते हैं, तो ये भी लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पर प्रश्न में आपसे बात की गई है विशेषता कौन नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, ये इसकी विशेषता है। 30वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका यूपी टेट 2018 के बाल मनोविज्ञान का पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अन्य वर्षों के यूपी टेट और सुपर टेट की पेपर्स के कंप्लीट सोल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।